जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, 4 रोहिंग्या और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तौकीर रजा ने सोमवार 1 अप्रैल को भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। इसके बाद बरेली जिला जज की अदालत ने तौकीर रजा को भगौड़ा घोषित कर उसके खिलाफ तीसरा NBW वारंट जारी कर दिया है। पुलिस को आदेश दिया गया कि वो तौकीर रजा के खिलाफ CRPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई कर तौकीर रजा को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। दरअसल तौकीर रजा को 1 अप्रैल 2024 को जिला जज की कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। उसने अपने अधिवक्ता को कोर्ट में भेजा, जिस पर जिला जज विनोद कुमार दुबे ने 82 CRPC के आदेश दिए हैं, साथ ही NBW जारी कर उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना है कि तौकीर रजा फरार है या अपने आप को कहीं छिपा रखा है, जिस वजह से कोर्ट ने CRPC 82 की कार्रवाई की है। अगर तौकीर रजा 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ 83 की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की का नोटिस चस्पाकर ढोल बजाकर मुनादी की जाएगी। दरअसल ADJ फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 2010 दंगे मामले में IMC प्रमुख तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए मामले का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। उसके बाद 2 बार NBW जारी किया गया, लेकिन पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं किया। दंगे के अन्य आरोपियों की तरफ से जिला जज की अदालत में कोर्ट बदलने की अर्जी लगाई गई, जिसके बाद जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 1 अप्रैल को तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने अब सख्त कार्यवाही करते हुए तौकीर रजा को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अगली खबर में बात माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से बौखलाए लोगों की और उनकी घिनौनी हरकतों की। उत्तर प्रदेश के जिस बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, उसके वरिष्ठ अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत होने के बाद ये धमकी दी गई है। रविवार 31 मार्च 2024 को इस मामले की शिकायत देकर FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लेकर जांच शुरू कर दी है। ये धमकी 28-29 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की मौत की खबर की कुछ ही देर बाद दी गई। बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट वरिष्ठ राज शर्मा ने रविवार 31 मार्च 2024 को थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि 28-29 मार्च को रात लगभग 1:30 बजे उनके सरकारी नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि फोन उठाते ही कॉलर ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक को गालियां देना और धमकाना शुरू कर दिया। अज्ञात कॉलर ने कहा कि अब तुझे तो ठोकना है, बच सके तो बच। जेल सुपरिटेंडेंट को कॉलर ने अपना परिचय नहीं दिया। पूरी धमकी और गालियां महज 14 सेकंड में दी गई और बाद में फोन काट दिया गया। वीरेश राज शर्मा ने शिकायत की कॉपी अपने विभाग के तमाम सीनियर अधिकारियों को भेजी है। पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ IPC की धारा 504 और 507 के तहत FIR दर्ज कर ली है। केस की जांच सब इंस्पेक्टर आनंद कुमार ने शुरू कर दी है। शिकायत में दिए गए नंबर को सर्विलांस पर लगाकर उसकी लोकेशन और कॉलर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि 28 मार्च 2024 को जेल में बंद लंबे समय के बाद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। माफिया के परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल में मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, इसके कारण उसकी मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन तमाम दावों को निराधार साबित करती है। रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक आना बताया गया है। पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट SK अवस्थी ने बताया कि मुख्तार अंसारी को जेल में पौष्टिक खाना दिया जाता था। उन्होंने जेल का खाना होटल जैसा बताते हुए कहा कि उसे कैदी को खिलाने से पहले खुद जेल सुपरिटेंडेंट चख कर दिखाते थे।
अगली खबर में बात कुछ घुसपैठियों की, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने 4 रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा है। इनमें 3 औरतें हैं। इनकी पहचान सुकूरा बेगम, मीना जहां और ओनारा बेगम के तौर पर हुई है। इनके साथ आमिर हमजा भी पकड़ा गया है। घुसपैठ करने में इनकी मदद बांग्लादेश के सलमान मियां ने की। त्रिपुरा निवासी अहमद से भी इन्हें मदद मिलने की बात सामने आई है। रोहिंग्या घुसपैठियों को कानपुर जंक्शन से 27 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया। ये ट्रेन में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। इनके पास से फर्जी दस्तावेज और विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। इस मामले को शिकायत एटीएस के इंस्पेक्टर चैंपियन लाल ने दर्ज कराई है। 27 मार्च को दर्ज इस शिकायत में बताया गया है कि मुखबिरों से रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली थी। एटीएस को सूचना मिली थी कि 27 मार्च को पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से कुछ संदिग्ध नई दिल्ली जा रहे हैं। एटीएस ने इनकी घेराबंदी कानपुर जंक्शन पर की। ट्रेन की जनरल बोगी में एक संदिग्ध बैठा दिखा तो उससे पूछताछ की गई। उसके साथ इसी डब्बे में 3 महिलाएं भी थी। पूछताछ में संदिग्ध हड़बड़ा गया। इसके बाद चारों को उतारकर कस्टडी में लिया गया। इन लोगों को कस्टडी में लेकर एटीएस अपने साथ लखनऊ मुख्यालय पहुंची। यहां पूछताछ में 21 साल के युवक ने अपना नाम आमिर हमजा बताया और अपने साथ मौजूद 3 महिलाओं को म्यांमार का निवासी बताया। आमिर हमजा के पास से एक मोबाइल फोन बरामद मिला। इसमें जियो और एयरटेल के भारतीय सिम लगे थे। उसके पास से त्रिपुरा के पते का 4 फर्जी आधार कार्ड भी मिले। आमिर हमजा के साथ पकड़ी गई औरतों की पहचान 19 साल की मीना, 22 साल की सुकूरा बेगम और 19 साल की ओनारा बेगम के तौर पर हुई है। ये सभी म्यांमार के बुटीडांग की रहने वाली हैं। सभी ने अवैध तौर पर भारत में घुसने की बात कबूली है। घुसपैठ में इनकी मदद बांग्लादेश में सलमान मियां और त्रिपुरा के किसी अहमद ने की है। एटीएस ने अपनी एफआईआर में अहमद और सलमान मियां को भी नामजद किया है। चारों आरोपियों ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि फर्जी कागजों के सहारे उनकी तैयारी भारत में स्थायी तौर पर बसने की थी। एटीएस ने गिरफ्तार घुसपैठियों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के अलावा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की है। आखिरी खबर में बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर लड़ेंगे तो फिर कहां से? इसका फैसला मंगलवार को हो सकता है, यानी कि आज। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछला लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से जीता था। 3 साल बाद विधायक चुने जाने पर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर आजमगढ़ में चुनाव हुआ पर बीजेपी जीत गई। तब धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे। इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया है। धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से टिकट मिला था। बाद में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। अखिलेश यादव ने मंगलवार 2 अप्रैल को कन्नौज में समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं को बुलाया गया है। मीटिंग का एजेंडा है लोकसभा उम्मीदवार का नाम फाइनल करना। इसके लिए पार्टी नेताओं से उनकी राय ली जाएगी। पिछली बार कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी के सुब्रत पाठक जीत गए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल मैनपुरी से सांसद बनी। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। आजमगढ़ और मैनपुरी से उन्होंने पहले ही भाई और पत्नी को टिकट दे दिया है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर कन्नौज ही इकलौता विकल्प बचा है। सूत्रों का दावा है कि इस बार अखिलेश चुनाव न लड़ने के पक्ष में है। अपने करीबी नेताओं के संग बैठकों में अखिलेश इस तरह के संकेत भी दे चुके हैं, लेकिन कन्नौज के पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बार बार अखिलेश से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव चुनाव न लड़े तो फिर कन्नौज का टिकट किसे मिल सकता है? अभी इसके लिए 2 नामों पर विचार जारी है। पहला नाम है अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव का। वो मैनपुरी से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ये बात साल 2014 की है। तब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। फिर मैनपुरी की सीट उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद से तेज प्रताप को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो रिश्ते में लालू यादव के दामाद लगते हैं। तेज प्रताप लगातार अखिलेश यादव से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव के अलावा रेखा वर्मा के नाम की भी चर्चा है। वो औरैया जिले की विधुना सीट से विधायक है। विधानसभा की विधुना सीट पर कन्नौज लोकसभा में है। रेखा वर्मा लोध बिरादरी की है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य धनीराम वर्मा की बहू हैं। धनीराम वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वो यूपी के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। लोध बिरादरी की नेता को टिकट देकर अखिलेश यादव उस इलाके में बीजेपी का खेल खराब करना चाहते हैं। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, मुख्तार अंसारी के चाहने वाले
4 रोहिंग्या और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।